Hello everyone, good evening. This is Nirupama Roy. About my qualification, I'm MBA Finance and I'm also CS qualified and MCOM. I've done my MCOM also. So I have like 10 years of experience into internal audit. So my background is basically the audit background. But right now I'm very much interested in teaching. That's why I'm here. So let's start. So if you see, this is the content plan for business law. सो इन सी ए फाउंडेशन हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 100 मार्क्स का कैरी करते हैं. उसमें से पेपर 2 जो होता है हमारा बिजनेस लॉ होता है. ओके, इफ़ यू सी इट्स क्लियरली मेंशन हियर बिजनेस लॉ है जिसका मार्क्स हमारा टोटल 100 है. एंड उसमें हमारे यहाँ पे हम लोग कितने एक्ट्स पढ़ेंगे? 7 एक्ट्स टोटल. 6 एक्ट एक्चुअली पढ़ेंगे एंड एक होता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो आपके साथ 7 चैप्टर्स हैं. तो चैप्टर एंड बेस्ड ऑन द पास्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके कितने चैप्टर में से कितने मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. अगर आप पहला चैप्टर देखेंगे तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो वहाँ से नॉर्मली 0 to 5% के मार्क्स आते हैं. आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से 20 to 30% मार्क्स आते हैं. आपके सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से 15 to 20 मार्क्स आते हैं, मार्क्स आते हैं. देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से वो भी 15 to 20 मार्क्स आपका आने का चांसेस रहते हैं. द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से 5 to 10% आता है. एंड द कंपनीज एक्ट 2013 से 15 to 20%. एंड द नेगोशिएबल एक्ट 1881 से आपका नॉर्मली 10 to 15% मार्क्स आते हैं. ओके, तो इसमें से अगर आप देखेंगे बड़े चैप्टर्स जो होते हैं, बड़ा एक्ट है आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और एक आपका द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, बाकी सब आपका जो थोड़े से कम बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके सेल ऑफ गुड एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है. तो अब अगर पहली बार ऑब्वियसली आप लॉ पढ़ रहे होंगे, बट लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ऐसा नहीं कि आपको सारा चीज़ लर्न करना है या सब कुछ है. आप उसमें आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप प्रैक्टिकली अभी बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं इन द मार्केट कि कैसे ये लॉ वहाँ पे अप्लाई भी होता है. तो आप वो भी देख सकते हैं. इसको को रिलेट करके आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आएगा. तो आपको ये भी लगेगा कि आगे हम इसको कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप इसका देख सकते हैं हर जगह पे. तो इसमें हम लोग 100 आवर्स में ट्राई कवर करेंगे इसको पूरा पेपर को 100 आवर्स के अंदर कवर करने का कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे मैंने कितने घंटे में क्या करेंगे वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है. और उसके बाद चलो आज थोड़ा सा एक पोर्शन में आपको बढ़ा देती हूँ. थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बस बेसिक सा थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं. लेट्स मूव. ओके, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो अब नाम में ही आप देख सकते हैं इसमें है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सो इंडिया में अगर कोई पार्टनर्स है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें कौन से रूल्स होंगे, वो कैसे रेगुलेट होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, उसका सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है वो मॉनिटर होता है हमारा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है सारा चीज़ें. तो इसमें हमारा सपोज़ चलो एक एग्जांपल पहले लेते हैं, उसके बाद आई थिंक ये पढ़ेंगे तो शायद बहुत मज़ा आएगा आपको कि एक्चुअली में ये कैसे काम करता है. ठीक है, एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसके पास कुछ पैसे थे एंड वो एक गारमेंट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था. बट उसके पास जो भी पैसे थे वो सफिशिएंट नहीं थे. एंड उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज भी कम था कि आगे मैं कैसे करूं. तो एक दिन वो वाई को मिलता है. वो एक वाई का भी बहुत इंटरेस्ट रहता है एंड उसके पास भी काफ़ी सारे पैसे होते हैं. तो दोनों डिसाइड करते हैं चलो एक साथ काम क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं. तो एक्स वाई बोले बहुत अच्छा आइडिया है, चलो हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, हम लोग दोनों मिलके काम करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं दोनों मिलके. तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, उनका बिज़नेस का एक फर्म बनाना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा. तो उन्होंने अपने फर्म का नाम दिया एक्स वाई एंड को. तो यहाँ पे उन्होंने बना लिया एक पार्टनरशिप फर्म. ओके, ठीक है. तो आप अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, चलो हम लोग आगे जाके देखते हैं कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे काम करता है. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप
पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? डेफिनेशंस। डेफिनेशन किसका बोलता है? पार्टनरशिप का बोलता है, पार्टनर का बोलता है, फर्म का बोलता है, फर्म नेम का बोलता है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि ऑब्वियसली जब डेफिनेशन का बात आता है तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये लर्न करना होता है। इसका लैंग्वेज अगर आप लर्न करोगे तो अच्छे मार्क्स आने के स्कोर कर सकते हो। एंड सेक्शन 4 अगर भी आप कोट करोगे तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है। तो पहला डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स। कुछ पर्सन मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। वो लोग क्या करते हैं? एग्री करते हैं एक बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि कुछ पर्सन मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट शेयर करना, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, देन आगे क्या है? पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स, अ कलेक्टिवली अ फर्म, and the name under which the business is carried on is called the firm name. So X and Y दोनों मिले एक फर्म बनाया, फर्म का नाम रखा X Y and Co। तो इसमें क्या हुआ? X एक पार्टनर बना, Y भी एक उसका पार्टनर है, और जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उसको बोलते हैं फर्म बोले, और जो नाम उसने उन्होंने बिजनेस का नाम दिया X Y and Co, वो हो गया उनका फर्म का नेम। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये क्लैरिटी आया होगा। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर। इंडिविजुअली वो लोग को पार्टनर बोला जाता है, और कलेक्टिवली जब वो लोग दो लोग मिल गए तो वो एक फर्म होता है। एंड उसके बाद जिस नाम के अंदर वो अपना बिजनेस चलाते हैं एक्स वाई एंड को, वो हो गया आपका उनका फर्म नेम। ठीक है, आई थिंक ये बहुत क्लियर होगा, उतना कुछ टफ नहीं है आई थिंक। सो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आपका जो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आपने पढ़ा वो उसमें से दैट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। क्या पढ़ा था हमने? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, तो इसमें क्या है? तो वो डेफिनेशन में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सो एक प्लस पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ओके, जब एक से ज़्यादा मीन्स मिनिमम कितने हुए आपके? 2 पर्सनस, अब दोनों मिलके एक फर्म स्टार्ट किए तो मिनिमम आपका कितने चाहिए? यहाँ पे 2 पर्सन होने चाहिए। तो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सनस। ठीक है, देन हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? दो लोग मिले, उनमें क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली बिना एग्रीमेंट के तो आपका कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। देन वो एग्रीमेंट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? जो रजिस्टर करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करते हैं, वो हमारा एग्रीमेंट होता है। देन ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सम बिजनेस। ठीक है, तो वो लोग इकट्ठा क्यों होते हैं? 2 और 3 पार्टनर, 4 पार्टनर जो भी इकट्ठा क्यों होते हैं? वो एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो हमारा अगर आप लोग खुद ही सीए के स्टूडेंट है, कुछ टाइम में आर्टिकलशिप में अब देखेंगे कितने सारे सीए फॉर्म्स हैं हमारे, तो वो सारे पार्टनरशिप फॉर्म्स रहते हैं। किसी में देखोगे 2 पार्टनर है, कभी 4-5 पार्टनर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? एक साथ मिलके एक फर्म स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम लेते हैं, टैक्सेशन का, ऑडिट का, स्टैट ऑडिट का, सब बहुत सारे काम लेते हैं, और जो भी होता है वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके लिए एग्रीमेंट ऑब्वियसली स्पेसिफाई करता है वो चीज़ें। तो ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सम बिजनेस, कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। देन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, तो कितना कौन प्रॉफिट लेगा वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। Then business carried on by all or any of them acting for all, that is called mutual agency, true test of partnership। ये हम लोग बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो इसमें क्या है? इसका मतलब क्या है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब एक एक्स एंड वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया,
वाई गए मिस्टर ए से मिले, ठीक है, और ए को बोला कि हमको 1 लाख का सामान चाहिए, और उसने उनको ऑर्डर भी दे दिया, ऑर्डर प्लेस करके आ गए। तो वाई ने ये ऑर्डर प्लेस दिया, बट किसके बिहाफ में दिया? वो एक्स वाई एंड फर्म के बिहाफ में दिया। सो ऐसा नहीं है कि वाई ने ऑर्डर प्लेस किया तो वाई इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक्स भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। सो अब अगर कोई फार्म चलाते हैं तो बोथ द पर्सन विल बी, ऑल द पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कोई भी कुछ भी काम करे बट ऑल पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो ये हम लोग मैं आपको डिटेल में बाद में भी पढ़ाऊँगी, वो फर्दर हम आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ गुड लिसनर and enjoy law. Hope you have enjoyed this session today. Thank you so much for joining the class. Thank you. Bye bye.